समाजवादी पार्टी कौन लेके आया? अखिलेश जी इंस्पायर किए? भैया से दिल्ली में मुलाकात हुई मेरे पिताजी के साथ और तब उन्होंने कहा कि अब क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा भैया अब तो एमडी खत्म हो गई एंड नाउ आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स। तो भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को डेफिनेटली राजनीति में आना चाहिए और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से पढ़े लिखे लोग और हर वर्ग से लोग आए। ही इज अ वेरी विजनरी लीडर। मैं जब भी लखनऊ आती थी तो पहले के जब मैंने कार्यकाल देखे और उसके बाद जब उनका कार्यकाल देखा तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेसवेज को देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग मुख्यालयों को देखा, मेट्रो को डेवलप होते हुए देखा, उसके बाद हमने यहाँ अलग अलग पार्क को देखा, तो बहुत प्राउड महसूस होता था और लगता था कि हमारा लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अपने मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए देखा कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसा नेता भी है जो यूथ को समझ रहा है और उन्हें लैपटॉप्स बांट रहा है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, लैपटॉप सीखेंगे। डॉक्टर साहब जिनसे शादी हुई आपकी, कहते नहीं है कहाँ पचड़े में फंस गई हो, अच्छी खासी लाइफ थी, दोनों डॉक्टर थे, बढ़िया हॉस्पिटल बनाते मछली शहर से लेकर के और दिल्ली तक, कहाँ ये सब चक्कर हो गया? वी ऑलरेडी हैव आवर ओन हॉस्पिटल। शुरू में तो कहा कि तुम कहाँ धूल मिट्टी में जा रही हो। इवन मेरे एम्स के जो मेरे सहपाठी रहे, जो वहाँ के कलीग्स रहे, डॉक्टर्स रहे, उन्होंने भी कहा कि ओ माय गॉड, आफ्टर जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर लोग ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद वो एम्स में पहुंचेंगे और एम्स की डिग्री के बाद फिर वो अपना जीवन जो है, क्योंकि वो एक गोल्डन टाइम होता है कि अब आप यहाँ से सेटल हो जाती है, अब आप सेटल होगे और अब आप कमाना शुरू करोगे और आप देश घूमोगे, विदेश घूमोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे और उस टाइम पे यू आर टेकिंग सच अ मतलब डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू दोज विलेजेस। वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई तुमसे मतलब प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे लोगों ने कही। कह देते कि एक बार आइए, आपको विधायकी का चुनाव लड़वा देते हैं, मजा आना है तो पैसा वापस। अब देखिए उनसे मैं दिलचस्पी है। अब आपने सजेस्ट किया है, एज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स एज मच, ही इज वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर एंड वेरी सिंपल एंड सोबर पर्सनालिटी, बट एज आपने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये बात मैं पत्रकारों के माध्यम से मैं उनको दूंगी कि देखिए आपको यूपी से बुलावा आ रहा है कि आप आइए राजनीति में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी, आपके साथ मैं हूं शबाब। ब्यूटी विद ब्रेन से आपको बहुत सारी फिल्मी स्टार हीरोइनें मिलती होंगी जिसके लिए आप कहते होंगे कि ये ब्यूटी विद ब्रेन है, लेकिन अगर नेता उसी तरह की आ जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा है। ब्यूटी विद ब्रेन हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी सोनकर जी, जौनपुर की मछली शहर से विधायक है, करियर डॉक्टरी में था, पेशा राजनीति हो गया। कैसे ये इंटरचेंज हुआ? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए, कहाँ पे मन बदल गया आपका? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल का फॉर दिस इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट लेट मी करेक्ट यू। मैं डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ एंड आई विल बी डॉक्टर टिल माई लास्ट ब्रेथ एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि जैसे राजनीति में जब आई तो या बिकॉज आई एम अ सर्जन, अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर होती तो शायद मैं इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती। तो बीइंग अ सर्जन मुझे थोड़ा सा समय लगा, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एज वेल। तो राजनीति के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मौका मिल जाता है जी बिल्कुल। किसमें दिल ज्यादा रमता है, उस पेशे में जिसका बचपन से करियर का सपना सोचा था या उस पेशे में जो एक्सीडेंटल हो गया? नहीं देखिए, ये एक्सीडेंटल नहीं है, दिस इज बाई चॉइस। जिस समय कोविड आया था उस समय मैं कोविड वार्ड्स में एम्स में काम कर रही थी और उस दौरान मेरा ये सपना था उस समय तक, क्योंकि मैं देश के एपिक्स इंस्टीट्यूट में थी, कि यहाँ से अब मुझे यूएसए में क्वालिफाई करना है और मुझे अमेरिका जाकर के अपनी फर्दर पढ़ाई करनी है और मे भी अगर मौका मिले तो वहाँ पे सेटल डाउन भी होना है। और तब तक शायद ये एहसास नहीं था कि इस मिट्टी ने मुझे क्या दिया है और कहाँ तक पहुँचाया है। कोविड हालांकि बहुत बुरा फेज रहा, लेकिन मेरे मानसिक चेंज के लिए शायद कोविड डिफरेंट रहा, बिकॉज उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस देश में नहीं होती और यहाँ से शिक्षा नहीं ली होती तो आज मैं डॉक्टर नहीं होती और शायद इतना समझ भी नहीं पाती कि देश की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का योगदान अगर होगा तो देश जो है वो एक अलग डायरेक्शन लेगा और एक अलग माहौल में पहुंचेगा। और उस समय दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत सारे हमारे लोग जो विदेशों में गए थे वो वापस नहीं आ पा रहे थे, जो हमारे यहाँ पे विदेशी लोग थे वो वापस नहीं जा पा रहे थे। तो तब समझ में आया कि राजनीति में चाहे आप किसी भी कितने भी बड़े टॉप पोजीशंस पे पहुंच जाओ, लेकिन अनटिल एंड अनलेस योर कंट्रीज जो आपका राजनीतिक ढांचा है अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है तो आप सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है रागिनी सोनकर का करियर अच्छा खासा सेटल था, डॉक्टर थी, विदेश जाके पढ़ाई करना चाहती थी। वो पापा की पॉलिटिक्स जो थी ना वो जीन्स में थी, कहीं जो रह रहकर उबाल मान रही थी कि नहीं नेतागिरी तो हमने घर में बहुत देखी, पापा विधायक रहे। तो रागिनी सोनकर ने कैसे मन बनाया और क्यों बनाया मन?
देखिए, राजनीति जीन्स में तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज क्यों? बहुत हम्बल, बहुत छोटे बैकग्राउंड से आती हूँ। हाँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और हमारा बहुत पुश्तैनी राजनीतिक सफर नहीं रहा परिवार का भी। मेरे पिताजी को एक छोटी सी पार्टी से अचानक से मैं कहूंगी कि मौका मिला, और मेरे फादर के कैंपेन में मैं आई थी, क्योंकि उस समय मेरी छुट्टियां थी। वो मेरा पहला एनकाउंटर था राजनीति में। उससे पहले मैं कभी मंचों पे नहीं चढ़ी थी, कभी भाषण नहीं दिए थे। और उसके जस्ट बाद मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया, और आई जॉइंड एम्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। मेरे फादर की काफी अच्छी विक्ट्री थी, 41,000 प्लस वोट्स मिले थे, एंड मोस्ट ऑफ द जनता ने ये अज्यूम किया था दैट आई वाज द कैंडिडेट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, ना तो मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। और उसके बाद से मेरे फादर का, वो मेरे परिवार का वो पहला राजनीतिक सफर था। मेरे फादर का जो राजनीतिक सफर रहा उसमें मैं उनके साथ नहीं थी, बिकॉज एम्स अपने में एक इतना हेक्टिक जॉब है और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। 365 दिन में मैं सिर्फ एक दिन के लिए यूपी आई थी, वो था वोट करने के लिए आई थी, और उसके बाद मैं वापस चली गई थी। उसके अगले वर्ष फिर मेरी शादी हो गई, और उसके कुछ दिनों बाद से कोविड आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इट वाज नॉट द जीन्स व्हिच हैज डिसाइडेड, ये एक उस तरीके का सिचुएशन अराइज हो गया जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर हमारे जैसे लोग देश छोड़ करके दूसरे देश चले जाएंगे, हमारे जैसे लोग जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ली, बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से जो आज डॉक्टर बन पाए और शिक्षा ले पाए, नहीं तो शायद कहीं नहीं होते। और अगर वो लोग देश छोड़ करके चले जाएंगे तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा। समाजवादी पार्टी कौन लेके आया? अखिलेश जी इंस्पायर किए? कैसे मुलाकात हुई? ये इंसिडेंट थोड़ा। देखिए, ही इज अ वेरी विजनरी लीडर, और उनकी जो सोच थी उससे मैं बहुत प्रभावित थी, क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश आना बहुत कम होता था। मैंने एमबीबीएस कोलकाता से किया है, तो मैं 2010 से ही मैं उत्तर प्रदेश से बाहर थी, और मैं डायरेक्ट 2021 में आई हूँ वापस बैक टू। तो ये लंबा सफर था 10 साल का, जब मैं प्रदेश में नहीं थी। तो उस समय मैं जब भी लखनऊ आती थी, तो पहले के जब मैंने कार्यकाल देखे और उसके बाद जब उनका कार्यकाल देखा, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेसवेज को देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग मुख्यालयों को देखा, मेट्रो को डेवलप होते हुए देखा, उसके बाद हमने यहाँ अलग अलग पार्क को देखा। तो बहुत प्राउड महसूस होता था और लगता था कि हमारा लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस समय जस्ट फेसबुक नया नया स्टार्ट हुआ था, तो उससे अपने मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए देखा कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसा नेता भी है जो यूथ को समझ रहा है और उन्हें लैपटॉप्स बांट रहा है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, लैपटॉप सीखेंगे और अच्छे एक्सेल करेंगे लाइफ में। तो तभी से मन था कि अगर मतलब कभी मौका मिला तो उनसे मुलाकात जरूर करूंगी। और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि मेरे फादर का जो था टेन्योर एंड पे आया, और मेरे फादर के उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनके पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और उसी के नाते मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो भैया ने पूछा, पहली मुलाकात हुई थी तब मैं एमबीबीएस जस्ट की थी, और तब उन्होंने पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा भैया, आपको देख करके आप एक इंस्पिरेशन है, और मेरा भी सपना है कि मैं भी कभी राजनीति में अगर मौका मिला तो आऊँ। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद फिर सोचना। और फिर मैं चली गई, मैंने एम्स ज्वाइन किया, एम्स से एमडी फिनिश करी, उसके बाद वापस से एग्जाम्स खत्म हुए और कोविड उस समय चल ही रहा था। भैया से दिल्ली में मुलाकात हुई मेरे पिताजी के साथ, और तब उन्होंने कहा कि अब क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा भैया, अब तो एमडी खत्म हो गई एंड नाउ आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स। तो भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को डेफिनेटली राजनीति में आना चाहिए, और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से पढ़े लिखे लोग और हर वर्ग से लोग आए, और मैसेज जाए यूपी में कि हमारी जो राजनीति है वो उस तरीके की नहीं है जैसा पुराने जमाने में हुआ करती थी। आधुनिक देश, आधुनिक प्रदेश की आधुनिक राजनीति है। लगता है पहले जो राजनीति होती थी वो, अगर कोई मान लीजिए बेनी प्रसाद वर्मा थे, तो वो बेनी अपने एक प्रभाव से बाराबंकी के उस रिजिम में रहते थे, या पश्चिमी यूपी के जो नेता होते थे वो अपनी जाति विशेष की वजह से जुड़ाव रखते थे। अभी की समाजवादी पार्टी एक रेवोल्यूशन के साथ आई है। यहाँ पर यंग एज के पढ़े लिखे लोग सिर्फ विधायक और सांसद नहीं बनते, वो संगठन में भी प्रभाव छोड़ रहे हैं, उनको संगठन में भी मौका मिल रहा है। ये समाजवादी पार्टी में आप सकारात्मकता देखती हैं, या ये एक ड्रॉबैक है? अगर वैसे ही लोग रहते तो ज्यादा प्रभाव रहता, जीतने के चांसेस ज्यादा रहते। देखिए, मेरा ये कहना है, ओल्ड इज गोल्ड डेफिनेटली, लेकिन न्यू इज डायमंड। और आज के जमाने में एनी ज्वेलरी विद गोल्ड एंड डायमंड, इट्स मोर ब्यूटीफुल। सो मेरा ये कहना है, जितना आपको संयम,
पेशेंस और एक्सपीरियंस हमारी पुरानी जनरेशन से मिलेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा, नया विश्वास और नए नए आइडियाज न्यू जनरेशन से मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की यही खूबी है कि हमारे बीच में हर जनरेशन के नेता हैं और सब मिलकर के काम करते हैं, चाहे वो अपना खुद का पर्सनल राजनीतिक सफर हो, बीइंग सांसद, बीइंग विधायक, बीइंग एनी ऑफ द पोस्ट, या फिर संगठन की बात हो। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूप से काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में अच्छे फीडबैक देते हैं और मदद करते हैं। डिम्पल जी से मुलाकात होती है? क्या कहती हैं रागिनी, बढ़िया काम कर रही हो, अच्छा रहा, अगली बार लोकसभा में भी लड़वाएंगे तुमको, ऐसा कभी कुछ बात होती है? अभी सीसामऊ के प्रचार के टाइम हमारी साथ में संयुक्त रैली रही और फिर हम साथ में ही ट्रेवल करके वापस भी आए थे एंड वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड डेफिनेटली उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। शी प्रेजेस अ लॉट और वो हमेशा कहती हैं कि आप अपने वर्क पे फोकस करो और आपको डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों पे जाना लिखा है और आप जाएंगे। और हमेशा वो समय समय पे गाइड भी करती रहती हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड और मुद्दे रिलेटेड बातें रहती है, महिलाओं से रिलेटेड बातें रहती हैं, उस पर भी हमारे डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद हम अपनी अपनी असेंबलीज में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रागिनी एक तरफ ये कहती हैं कि पढ़े लिखे लोग एक रेवोल्यूशनरी बदलाव ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप मौजूदा पॉलिटिक्स का सिनेरियो देखते हैं कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, मस्जिदों के बाहर से बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, फिर दंगे जैसी कंडीशन आ जाती हैं। लगता है कि ये सारी चीजें खटकती हैं। संभल की जो घटना हुई उसके बाद से दूसरी तमाम मस्जिदों में भी एक मामला चल पड़ा है और जुडिशरी भी इन तमाम मुद्दों पर उस चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, उनको सुनने लायक विषय मान लेती है। कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, पुराने समय की राजनीति में एक्सेप्टेंस था। कहते हैं कि जो भी है उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता थी। हमने अटल जी को भी देखा है उस समय, उनके कार्यकाल को देखा है। उसके बाद सोनिया जी आई, उनके कार्यकाल को हमने देखा है। मनमोहन जी रहे, उनके कार्यकाल को हमने देखा है। हमने यहाँ पे चाहे वो मुलायम सिंह यादव हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, उनका कार्यकाल हमने देखा है। मायावती जी का, जो कि बसपा की संस्थापक हेड हैं, उनका हमने कार्यकाल देखा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी का भी कार्यकाल देखा है। लेकिन कभी नॉन एक्सेप्टेंस वाली सरकार नहीं देखी। देखिए, जब आप काम करते हैं तो आपको पॉजिटिव्स भी मिलते हैं, नेगेटिव्स भी मिलते हैं और एक समय के बाद कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री का हम फ्लॉ भी कह सकते हैं या उसकी सुंदरता भी कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद जनता जो है आपको नकारने लगती है आपकी नाकामयाबियों की वजह से। ऐसी स्थिति में जोर जबरदस्ती करना, ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाना, ऐसी स्थिति में आपको जुडिशरी को मैनिपुलेट करना, ऐसी स्थिति में आपको ब्यूरोक्रेसी को कवर अप करना और उसको उसके थ्रू चुनाव कराना, ये अपने में ये दिखाता है कि आप नॉन एक्सेप्टेबल हैं। आप हार को मान ही नहीं सकते। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसमें मासूमों की जान जाए, चाहे देश में प्रदेश में दंगा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मुझे कैसे सत्ता और शासन में रहना है। मुझे लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस सीखना चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि अगर आपकी कमियां हैं, देखिए, जब भी सत्र के दौरान भी अगर विपक्ष अपनी बातों को रखता है तो ये हमेशा आपकी आलोचना करने के लिए नहीं रखता है, एक सकारात्मक चर्चा के लिए रखता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपके साथ रखता है कि आप ही सरकार है और आप ही सत्ता है और आप जब प्रदेश को और देश को चला रहे हैं तो आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है तो कोई सरकार भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो आपको उसे एक पॉजिटिव वे में लेकर के उस पे पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए, ना कि अगर कोई विधायक अगर आपसे कोई अपनी बात कहे तो अगले दिन आप उस पे कोई एक्शन ले लें, उसके यहाँ बुलडोजर चलवा दे या फिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दें कि जहाँ पे ये शो कर दे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स है, यहाँ मस्जिद था, वहां मंदिर था, जबकि आजादी के बाद से ये मैटर उठना भी नहीं चाहिए। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरा ये कहना है कि बहराइच का और साथ ही साथ ये जो आपका संभल का मैटर आया, ये बहुत ही संगीन मैटर है। सिर्फ लोगों की जाने नहीं गई, पुलिस प्रशासन को भी चोट लगी और ऐसी स्थिति में सरकार को इस पे गंभीर रूप से चर्चा करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हादसे आगे ना हो, उन पे अंकुश लगे।
वापस से एक बार फिर पर्सनल लाइफ पे लेके आते हैं। डॉक्टर साहब जिनसे शादी हुई है आपकी, कहते नहीं है कहाँ पचड़े में फंस गई हो, अच्छी खासी लाइफ थी, दोनों डॉक्टर थे, बढ़िया हॉस्पिटल बनाते मछली शहर से लेकर के और दिल्ली तक, कहाँ ये सब चक्कर हो गया? नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एंड वी ऑलरेडी हैव आवर ओन हॉस्पिटल एंड माय हस्बैंड इज डर्मेटोलॉजिस्ट, माय फादर इन लॉ इज आल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारी फैमिली में मोस्ट ऑफ द लोग डॉक्टर्स हैं। इधर से नेताओं की फैमिली आ रही है, इधर से डॉक्टरों की फैमिली आ रही है। और मैं ये कहूँ कि आपको दोनों साइड से डॉक्टर्स की फैमिली है। सिर्फ पूरे फैमिली में एक्सेप्शन मेरे फादर और मैं हैं। मेरी सारी बहनें डॉक्टर हैं और सभी के रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स डॉक्टर हैं, फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, सिस्टर इन लॉ डॉक्टर हैं, ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं। तो हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे फादर जो है एक्सेप्शन है। मेरी यंगर सिस्टर जो है उन्होंने भी कॉन्टेस्ट किया था और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। सो डेफिनेटली हस्बैंड कहते नहीं छोड़ो छाड़ो। मेरी हस्बैंड ने शुरू में तो कहा कि तुम कहाँ धूल मिट्टी में जा रही हो। इवन मेरे एम्स के जो मेरे सहपाठी रहे, जो वहाँ के कलीग्स रहे, डॉक्टर्स रहे, उन्होंने भी कहा कि ओ माय गॉड, आफ्टर जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर लोग ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद वो एम्स में पहुंचेंगे और एम्स की डिग्री के बाद फिर वो अपना जीवन जो है, क्योंकि वो एक गोल्डन टाइम होता है कि अब आप यहाँ से सेटल हो जाती है, अब आप सेटल हो गए और अब आप कमाना शुरू करोगे और आप देश घूमोगे, विदेश घूमोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। और उस टाइम पे यू आर टेकिंग सच अ मतलब डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू दोज विलेजेस। वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई तुमसे मतलब प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे लोगों ने कही थी। लेकिन मैंने सबको दरकिनार किया बिकॉज मेरे मन में एक सोच थी कि अगर मेरे जैसा कोई और पॉलिटिशियन अगर मुझसे आकर के कल को कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो शायद मैं डेफिनेटली उसको वोट करूंगी। और वही सेम चीज मुझे मिली कि मैं जब आज लोगों के बीच में जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, वो प्रभावित होते हैं, वो खुश होते हैं। मुझे कह दीजिए कि अगर कभी सरकार आ गई अब 27 में तो मंत्री बन के आओगे, तब हाथ बांधे खड़े हो गए मेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस लेकर के। देखिए, आई एम वेरी प्राउड टू से मेरी आज मैं यहाँ पे अगर विधायक हूँ या राजनीति में हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है और मेरी मदर को जाता है। इन दो महिलाओं ने दोनों परिवारों से समर्थन किया। बाकी सब लोग तो थोड़ा सा डाइसी वे में थे, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने कहा कि नहीं, तुम राजनीति में जाओ और हम चाहते हैं कि तुम ऊंचाइयों पे पहुंचो। तो डॉक्टर साहब से नहीं कहा कभी आप तुमको भी विधायकी का चुनाव लड़वा दें? हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं और बहुत मतलब हमेशा उन्होंने जो है समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है। और वो तो कहते भी हैं कि नेक्स्ट मैं तो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ एंड डेफिनेटली तुम बहुत आगे कह देते कि एक बार आइए, आपको विधायकी का चुनाव लड़वा देते हैं, मजा आना है तो पैसा वापस। अब देखिए उनसे मैं दिलचस्पी है। अब आपने सजेस्ट किया है, एज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स एज मच, ही इज वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर एंड वेरी सिंपल एंड सोबर पर्सनालिटी। बट एज आपने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये बात मैं पत्रकारों के माध्यम से मैं उनको दूंगी कि देखिए आपको यूपी से बुलावा आ रहा है कि आप आइए राजनीति में। 27 को कैसे देख रही हैं अपने लिए? अभी तो 3 साल हो जाएंगे मार्च में आपको। देखिए, मैं 27 को अपनी पार्टी के ही रूप में देख रही हूँ और जिस तरीके से पार्टी का एजेंडा आगे चल रहा है, जिस तरीके से समाजवादी परिवेश आगे चल रहा है, जिस तरीके से लोग पीडीए के साथ जुड़ रहे हैं। 2024 का इलेक्शन जो था वो रियल इलेक्शन था। उसके बाद का इलेक्शन तानाशाही का इलेक्शन था। सबको पता है कि उसको प्रभावित किया गया है, सबको पता है कि वहां जनता के खिलाफ जो है पूरी ब्यूरोक्रेसी लगी थी, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। तो 24 के चुनाव में सबने देखा है कि सबका मत राहुल गांधी साथ रहेंगे। देखिए, ये तो बड़े नेतृत्व का फैसला होता है। राजनीति सोनकर कल मन क्या है? छोटे विधायक, अभी नए राजनीति में आए हुए लोग, हम इस पे बहुत बड़ा कमेंट नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन साथ रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश में एक बदलाव आए और देश में जिस तरीके से एक टॉर्टोइस के स्पीड में जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ चेंजेस आए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें वक्त दिया। रागिनी सोनकर हमारे साथ खुलकर तमाम इश्यूज पर बातचीत कर रही थी। वो बताती हैं कि कैसे उनका पॉलिटिकल करियर चला और आप कल लेंगे।